हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। एक और खतरनाक और बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। आपका अपना कैरियर क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फाउंडर सिद्धार्थ। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से मैंने छोड़ा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद है मैंने एक ऑब्जेक्टिव और एक मोटो आपके साथ शेयर किया था कि आर या पार, इस बार यूपीएससी साफ। तो उसी को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है और आशा करते हैं कि आपका ये जो एम लक्ष्मीकांत है वो जल्दी से आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब जैसा कि पहली बार मैंने बताया था कि मैं स्टार्टिंग से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स उनको बता देता हूँ कि जब जैसा हुआ था कि 1934 में पहली बार बात हुई थी, एम एन रॉय जो थे, लेकिन उनकी बातों को माना नहीं गया था। 1935 में क्या हुआ, दूसरा पॉइंट ये था कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड कर दिया ब्रिटेन से कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के दो। और तीसरी पॉइंट थी कि 1938 में बोला गया कि किसी बाहरी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हमको, जब जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेटिव बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो अब उसमें क्या हुआ था कि पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया था। 28 महीने के रूल थी कांग्रेस मिनिस्ट्री का। अब उसमें 1937 में मिनिस्ट्री बनी थी, फिर 28 महीने तक उस मिनिस्ट्री ने राज किया। फिर जंग यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में, और फिर ब्रिटेन ने बिना किसी से जाने पूछे इंडिया को पार्टी बना दिया। और फिर यहीं पे सिलसिला नहीं रुका और सिलसिला आगे बढ़ता गया। और सिलसिला यहाँ तक पहुंचा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था कि तो जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग के, तो उन्होंने बोला कि बिना जांचे पूछे, बिना हमसे सवाल किए तुम कैसे पार्टी बना दिए। अब मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, ना कि पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ तेजी के साथ वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो हो रहा था, ब्रिटेन एक तरफ से जंग लड़ रहा था और बीच में मुस्लिम लोग लीग जो थी वो मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं चाहिए था उनको, उनको चाहिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट। क्योंकि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कर सकती थी वो मुस्लिम लोग नहीं कर सकती थी। वो आगे आपको भी पता होगा कि किसको कितनी सीटें मिली थी और किसने कितने वोटों से जीता, और उसके बाद लैंडस्केप कैसे बदला। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था अगस्त ऑफर के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। उसके बाद कैबिनेट मिशन भी आया था अगस्त ऑफर यानी 1940 में। और उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाएंगे, लेकिन जंग खत्म हो जाने दो फिर बना देंगे। 1942 में था कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे, वो इंडिया आए और एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए और वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। वो लिखा हुआ था इस ड्राफ्ट प्रपोजल के अंदर, और एक नए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण करने में भी मदद करेंगे। और फिर कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन 1946 की बात है। अब 1946 में हुआ क्या कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ इंडिया में इतने बवाल होने लगे थे कि इंडियन नेशनल आर्मी ईस्टर्न फ्रंटियर में अंडमान निकोबार तक पहुंच गई थी ये बवाल। और उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन सोच रहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लेने दो, इनको भी थोड़ा नियम कानून बना लेने दो, तब तक हालात थोड़े से सुधर जाएंगे। जो बिगड़े हुए हालात है थोड़े से सुधर जाएंगे। और उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजा गया, उसमें 3 लोग शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को ये कमेटी पहुंची हमारे इंडिया में। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अब उनको पता था कि मुस्लिम लीग तो की कुछ डिमांड को मानना पड़ेगा। अब उनको तो पता था कि क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है, अब कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाएगा तो फिर जो बात है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो उन्होंने एक लूज सेंटर बना दिया, एक कमजोर सेंटर बना दिया, जिसमें दो भागों में बांट दिया। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक तरफ मुस्लिम को बांट दिया। यहाँ पे पार्टीशन की बात नहीं थी, बट एक लूज सेंटर बना दिया गया था, कमजोर सीमा बना दिया गया था कि इस सीमा के अंदर भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी, भाई हमारी ये मुस्लिम लीग रहेगी। अब इस कैबिनेट मिशन के समय जो ये कैबिनेट मिशन जो था, ये लूज सेंटर जो बनाने वाली बात थी, ये कन्विंस यानी बुद्धू बनाने में कामयाब हो गई कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद सफल हो जाए, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बन रही थी, घंटा बन रही थी। क्योंकि अभी कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाएगी भाई, अभी तो 24 मार्च 1946 ही चल रहा था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नवंबर 1946 में बनेगी, वो भी कैबिनेट मिशंस के प्रोविजंस के अंतर्गत बनेगी।
1946 में क्या था कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं अभी तक इंट्रो ही दे रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर का ही इंट्रो चल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान लेते हैं। इस समय काफी बवाल चल रहा था। और बवाल क्या चल रहा था कि बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी चल रहे थे। मुस्लिम लीग का डिमांड मानना मजबूरी हो गया था। थोड़ी बहुत इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बातों को मानना मजबूरी हो गया था ब्रिटेन के लिए। अब ब्रिटिश को भी समझ आने लगा था कि हमको इंडिया से निकालना ही है। और क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर ही दिया था कि 30 जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे और जितने भी पावर है इंडिया के हाथ में सौंप देंगे। अब लेकिन जब कैबिनेट मिशन की प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें सबको पता चल गया था कि देश को आज़ादी मिलनी ही मिलनी है। एकदम कंफर्मेशन हो गया था। सीट्स कितनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? भाई सवाल यहाँ पे उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारी संविधान सभा में, संविधान समिति में कितनी सीटें हैं? तो टोटल स्ट्रेंथ थी इंडिया के टोटल सब कॉन्टिनेंट में 389 सीट्स थी। और 389 को दो भाग में बांटा गया। एक को 296 और दूसरा 93। 296 ब्रिटिश इंडिया को मिला। ब्रिटिश इंडिया को मिला जो प्रोविजंस इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे। और 93 मिला प्रिंसली स्टेट को, यानी प्रिंसली स्टेट मतलब राजे रजवाड़े थे। और इस प्रिंसली स्टेट को मैंने डिफाइन भी कर दिया था अच्छे से कि प्रिंसली स्टेट कौन है। और 296 सीट में से 292 सीट को ड्रॉ किया गया गवर्नर की 11 प्रोविंसेस के द्वारा। माने 11 प्रोविंसेस को सौंपा गया है उन 296 में से 292 सीट को। 296 में भी दो भाग किए गए। एक तो 292 किया गया, एक 4 किया गया, यानी 292 प्लस 4 296। मैं इसलिए रिव्यू करा रहा हूँ क्योंकि आगे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए रिव्यू करा रहा हूँ इस लेक्चर के माध्यम से। और प्रोविंसेस कौन सी थी? 11 प्रोविंसेस में फिर से बता देता हूँ। मद्रास, बॉम्बे, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, बंगाल, असम, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल फ्रंटियर, यूनाइटेड प्रोविंस। और जो 4 थी, 4 प्रोविंस, जो 4 सीटें जो बची हुई हैं, 296 में से 292 का खेल हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है। तो 4 सीटें किसको गई थी? तो वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को गई थी। और 4 कौन-कौन सी थी? दिल्ली थी, अजमेर मेरवारा थी, कुर्ग थी, बलूचिस्तान थी। तो मैंने ओवरऑल बता दिया कि 296 में से 292 और 4 अलग-अलग बाँटे गए। 292 को 11 प्रोविंस में और 4 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस में। और हाँ, ये मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब चल रहा था तो मैंने ये साफ बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब डिसॉल्व किया गया, जब खत्म कर दिया गया, तो इस टाइम ब्रिटिश इंडिया के पास कुछ एरिया ऐसा था जो कि ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और कुछ ऐसे एरिया थे जो कि प्रिंसली स्टेट में थे, यानी राजे रजवाड़े रूल कर रहे थे। तो उन्हीं को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। मैंने प्रिंसली स्टेट का भी डेफिनेशन बता दिया आपको। अब बात रही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रहा था कि आप अपने इलाके में रूल कर रहे हैं, हम लैंड रेवेन्यू देंगे, इसलिए अब तक रूल कर रहे थे। लैंड रेवेन्यू देंगे, इसके लालच में वो लोग रूल कर रहे थे प्रिंसली स्टेट वाले, राजा रजवाड़े। अब इसलिए कुछ कर नहीं रहे थे। 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एनेक्सेशन किया नहीं, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। सीट्स किस हिसाब से बाँटी गई भाई? अब मान लो कि हमारे पास कुछ सामान है, उसको 10 लोगों में बाँटना है, तो हम किस हिसाब से बाँटेंगे? बाँटेंगे तो एक ही आधार पे ना, पॉपुलेशन के आधार पर बाँटेंगे। तो वही बात यहीं पे थी, अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर बांटी गई। एक सीट, यानी एक सीट की वैल्यू थी 10 लाख, यानी एक सीट 10 लाख लोगों के लिए अलॉट थी। जो दूसरा तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो ब्रिटिश प्रोविंस थी, ब्रिटिश प्रोविंस में सीट है 296, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन इस 296 को 3 कम्युनिटी में बांट दी गई। 296 को 3 कम्युनिटी में बांटी गई। अब यहाँ से मैं रफ्तार धीरे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका आज का सेशन है। 296 में से 3 सीट को अलग-अलग कर दिया गया। और उसमें एक था मुस्लिम कम्युनिटी, एक था सिख कम्युनिटी और दूसरा था जनरल, तीसरा था जनरल। मुस्लिम भाई मुस्लिम, सिख को भाई सिख और जनरल को भाई जनरल। और जो भी क्वेरी है आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और ये एक और बात आती है, एक ट्रिकी पॉइंट आती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आज भी चलता है, प्रेसिडेंट के चुनाव में चलता है। ये जो टर्म मैंने बोला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये प्रेसिडेंट के चुनाव में चलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जनरल मुस्लिम सिख और कम्युनिटी के लोग थे ना, जो लोग बैठे हुए थे, उनको कैसे चुना गया भाई? आखिर वो लोग तो 3 कम्युनिटी में थे और 3 कम्युनिटी में तो भाई लोग तो होंगे ना, उनको कैसे चुना कैसे गया? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में चुना गया।
याद है मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जब एंट्री करी थी, हमारी लेक्चर जब 1892 में चल रही थी, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। मैं दोनों लेसन को कोरिलेट करके चल रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सोचोगे कि सिंगल-सिंगल लेसन पढ़ ले, तो नहीं हो पाएगा। कोरिलेशन इज़ मस्ट। अब भाई देखो 296 का तो हमने गेम ओवर कर दिया, कहाँ कौन सी सीटों को कितने में बाँटा गया और किसको दिया गया और जितने भी लोग थे उनको कैसे चुना गया, यहाँ तक तो गेम ओवर हो गया हमारा। अब जो प्रिंसली स्टेट को 93 सीट गई थी उनका गेम क्या था? इसकी गेम यही थी कि प्रिंसली स्टेट को 93 सीट पर इलेक्शन कैसे होगी? अब देखो, अब राज राज तो कर रहे थे अपने इलाके में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग कैसे कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है। जो राजा थे, प्रिंसली स्टेट में तो राजा का रूल था, वो तो राज कर रहे हैं भाई अपने इलाके में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है। उनकी तानाशाही चल रही थी भाई। ब्रिटिश ने उनकी तानाशाही में कभी इंटरफेयर किया नहीं था और लोगों ने जो लोग थे, लोगों के लिए क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ये कभी मतलब ही नहीं था ब्रिटेन को। साफ सिंपल सी यूनिक बात है कि कभी ब्रिटेन कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया प्रिंसली स्टेट के मैटर में कि लोगों के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी तानाशाही जो चल रही थी उसको चलने दिया। लेकिन जब अब तो था बात कि मैंने बताया था, याद है? फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था कि प्रिंसली स्टेट को मिलाने की कोशिश कर रहे थे लोग। अब जब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाना था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि फालतू में प्रिंसली स्टेट को परेशान करके इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं होता है। समझे? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि प्रिंसली स्टेट को परेशान करके इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे प्रिंसली स्टेट के, जो राजा हैं प्रिंसली स्टेट के, ये हेड है और यही नॉमिनेट करेंगे अपने जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। यानी जो राजा थे इनके प्रिंसली स्टेट के, इन्हीं के हाथ में जिम्मेवारी दे दी गई कि भाई तुम ही नॉमिनेट कर लो। यहाँ पे इलेक्शन विलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही नॉमिनेट कर लो, तुम किसको भेजोगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, किसको नहीं भेजोगे, तुम्हारे हाथ में है, जो करना है तुम कर लो। अब हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुमको जिसको भेजना है भेज दो। अब यहाँ पे तो प्रिंसली स्टेट वाले भड़क गए भाई पूरी तरीके से। अब क्या होता है, अब किसी को उँगली करोगे, किसी सोए हुए को उठाओगे तो वो तो भड़केगा ही ना। वो बेचारा अपने से मस्त अपनी राजपाट में मस्त है, अब उसको उँगली कर रहे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। अब यहाँ पर प्रिंसली स्टेट के जो हेड होंगे और जो राजा होंगे वही नॉमिनेट करेगा हमारे प्रिंसली स्टेट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर किसी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि यहाँ पे कोई किसी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। बोल दिया गया कि भाई तुम जिसको भेजना है भेज दो। इलेक्शन नहीं हुआ, जो राजा था उसको ताकत दे दी गई क्योंकि उस समय पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, आगे जब संविधान बनेगा, नियम कानून बनेंगे, तो वोटिंग की बात करेंगे। जब आगे होगा तो देखा जाएगा, वोटिंग के बारे में बात किया जाएगा। अभी जैसे चल रहा है चलने दो। राजा को ताकत दे दी गई, भाई तुम रिप्रेजेंटेटिव चुन लो। अभी देश को आजाद होने के लिए कुछ बवाल चल ही रहे थे, अब तो 1946 चल ही रही है भाई, और आगे चल के 1947 में आजादी मिलनी ही मिलनी है। अब देश को आजाद होने के लिए कुछ बवाल चल रहे थे, इन्हीं में प्रिंसली स्टेट को क्यों परेशान किया जाए, इसलिए बोला गया कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन लो। यही तो बात थी। 93 सीट्स का इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं था। नॉमिनेशन करने का ताकत दे दिया गया राजा को कि भाई तुम अपना चयन कर लो, किसको भेजोगे, किसको नहीं भेजोगे, किसको बैटलिंग करने के लिए भेजोगे, किसको नहीं भेजोगे। तो मैं क्या बता रहा था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को जो सीटें थी उनको 2 भागों में बाँटा गया था। एक ठो तो 296 था, एक ठो 93 था, तो आधा में इलेक्शन हुआ था, आधा में नॉमिनेशन हुआ था। आधा का मतलब कि 296 में हमारा इलेक्शन हो गया था और जो ये प्रिंसली स्टेट वाले थे इनको तो नॉमिनेशन का दर्जा मिल गया था, भाई अपना अपने से काम करो। प्रिंसली स्टेट जो थे नॉमिनेशन और इलेक्शन यानी क्या? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेगी, तो वोट डाल के उसमें पार्शियल इलेक्टेड होंगे। यानी वोट डाल के चुनेगी तो वो तो इलेक्शन होगा ही, और जो ऐसे चुनेगी वो तो नॉमिनेशन ही होगा। सिंपल सी बात है। और ये इलेक्शन तो था लेकिन उस टाइप का इलेक्शन नहीं था जैसे हम लोग
बोलते हैं ना एक टेम्पररी इलेक्शन, उस टाइप का इलेक्शन था। चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट वाले को खुद मिल गया था चांस कि भाई हम किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे, लेकिन ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, एकदम चिथड़ा उड़ा दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किया ना, चिथड़ा उड़ गया। इलेक्शन में जो हो रहा था, प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग बैठे थे उनके लिए जो वोट डाले गए थे, वो वोट पूरे देश की जनता ने नहीं डाली थी। समझे? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इलेक्शन में जो वोट हो रहा था प्रोविंशियल असेंबली में, जो लोग बैठे थे उनके लिए वोट डाले गए थे, वो पूरी देश की जनता ने नहीं डाली थी। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बताया था, याद आ रहा है? केवल 10% लोग वोट डाल सकते हैं, और उन 10% उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। उसमें टैक्स, जिसके पास टैक्स है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास कैश है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, वही लोग एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। याद आया 1935 का एक्ट? मैंने क्या बताया था? बहुत कम लोग थे, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। उन्होंने चुना था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को। देखो, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन रहे थे। पहले तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को चुना गया, और फिर जाके ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोग थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों को चुन रहे थे। सिंपल सी बात ये है। लेकिन हम लोग से के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था। यानी हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन क्या था भाई, लोग आज़ादी चाह रहे थे। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाह रहे थे जो रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी सबका ध्यान रखे। और क्या हम लोग चाह रहे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यही चाह रही थी, भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे दो। और क्या चाह रहे थे? उसके बाद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब मैंने तो भाई इलेक्शन और नॉमिनेशन बता दिया। अब ये बात थी रिजल्ट की। अब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट ना आए तो फिर मजा कैसा है, किसको कितनी वोटें मिली है, क्या नहीं मिली है। देखो, इलेक्स जुलाई अगस्त 1946 में ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे पूरे इंडिया में, ठीक है। और एंड में क्या, किसने कितने सीट जीते? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग ने टोटल 73 सीटें जीती हैं। तो 208 और 73 को जब जोड़ोगे ना, तो 281 सीट होती है, ठीक है। और जो छोटे-छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने 15 सीटें जीती हैं। तो 281 में फिर 15 जोड़ोगे तो 296 हो जाएगी। यानी 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने 73 और 15 सीटें छोटे-छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। टोटल मिला के 296 का गेम ओवर। सारी सीटें मिल गई हम लोग की। 296 में किसको कितनी मिली सबने मैंने बता दिया। अब भाई प्रिंसली स्टेट में जो 93 सीट्स थी उनका क्या हुआ? उनका गेम क्या था? उनमें से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? अब उनका यही था कि भाई मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें कोई आया ही नहीं सीट पर। जो राजा थे उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा ही नहीं। ये देखो टर्निंग पॉइंट क्या है। किसी को भेजा ही नहीं। किसी को बैटिंग करने के लिए भेजा ही नहीं। अब जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे उन्होंने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा ही नहीं। सीधा मतलब था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई मतलब ही नहीं है। अब भाई मतलब क्यों रहेगा? हम तो अपना राजपाट चला रहे हैं। तुम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान सभा बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, संविधान बनाओ, हमको उससे क्या मतलब है? हम तो अपने एरिया में राज कर रहे हैं, तुम अपना जो करना है करो, हम क्यों अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें? हम आएंगे ही नहीं, तुम्हारे कोई सीट पे आएंगे ही नहीं। तो 296 मेंबर्स से ही काम करना शुरू किया। अब तो 93 का तो ऐसे ही था, 93 में कोई आया ही नहीं, तो 296 का गेम हो चुका था, 296 से ही स्टार्ट किया काम करना। अब मुस्लिम एंड सिख को रिप्रेजेंटेशन मिला था, बट किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। केवल मुस्लिम और सिख को मिला था। मैंने बताया था कि 296 में 3 कम्युनिटी बनी थी, मुस्लिम और सिख, और तीसरा जनरल थी, तो मुस्लिम और सिख को रिप्रेजेंटेशन मिला था और किसी कम्युनिटी को मिला नहीं था रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, वुमेन, हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेटिव मिली थी समय पर। फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड सारे दिग्गज नेता बड़े नेता थे। केवल महात्मा गांधी नहीं थे। एक्सेप्ट महात्मा गांधी, हर सेक्शन के लोग, हर कोई, सब लोग शामिल था इस फ्रीडम मूवमेंट। क्योंकि उनको कभी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उनमें महात्मा गांधी को कभी आना ही नहीं था संविधान सभा में। अभी देख लो, इतिहास उठा के देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका जिक्र है ही नहीं। उनको राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था, प्रिंसली स्टेट से ये सब पहाड़ में जाए। वो एक ऐसे इंसान थे, अब तो मैं तो कभी उनको सपोर्ट करा नहीं, लेकिन किताब के अनुसार सपोर्ट कर रहा हूँ।
अब ये क्या है कि वो ऐसे थे कि उनको राजपाट या एक जेन्युइन आदमी थे वो। अब उनको आज़ादी, एक असली आदमी थे कि उनको आज़ादी चाहिए थी, इसके सिवा और उनको कुछ चाहिए नहीं थी। वो जेन्युइन इंडिया की आज़ादी चाहते थे। अब 1947 में क्या हुआ कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। भाई क्यों डिसॉल्व करना चाहिए? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की आज़ादी के लिए बना था। अब तो भाई 1947 में पार्टीशन वार्टीशन सबका खेल हो चुका था, इंडिया को आज़ादी मिल चुकी थी। तो अब गांधी जी ने बोला कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम क्या है, इसको डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। तब लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकाना लेंगे? अब ये जो दिग्गज नेता है वो राजपाट में कैसे आएंगे? वो किया ही नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज तक चली आ रही है। लोग नहीं है, पर दूसरे लोग तो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पे। जो पहली मीटिंग हुई थी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुई थी। और इस असेंबली के इंटरिम का मतलब है टेम्परोरी प्रेसिडेंट, या कह सके तो टेम्परोरी प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्परोरी प्रेसिडेंट के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बैठा दिया गया। ये 9 दिसंबर 1946 की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, मीटिंग जो हुई थी। चलो आगे चलते हैं। और थोड़ी देर की लेक्चर ही है, उसके बाद खत्म करेंगे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा लोड देने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। लोड देके करेंगे क्या, अभी तो बहुत टाइम बाकी है एग्जाम देने में। धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि जिसको हम लोग छोड़ेंगे, उससे भी ज्यादा हम लोग डीप पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चढ़ते हैं। सबसे हटके मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कर रहे थे, जुलाई अगस्त के बीच यानी इलेक्शन कर रहे थे, जब अगस्त का समय आया ना, शुरुआत के जब 10 दिन था ना, तो क्या हुआ कि अगस्त का शुरुआती 10 दिन में सबको लगने लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तगड़े वोट से जीतने वाली है। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, बहुत ही लूज सेंटर बनाया था, आपको पता है, कमजोर सेंटर बनाया था। दो भागों में बटा था, एक में मुस्लिम लीग, एक में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। अब मुस्लिम लीग क्या था, कैबिनेट मिशन पर तैयार हो गया था। मुस्लिम लीग वो तो पहले से भी सपोर्ट करता आ रहा था ब्रिटेन को, तैयार तो हो गया था, क्योंकि उसको लगा कि ऐसा इलाका मिल जाए जहां पर हमारी ही चलेगी केवल। ऐसा इलाका हमको मिल जाता, केवल हमारी ही चलेगी। कौन नहीं चाहता कि ऐसा इलाका मिल जाए जहाँ पे हमारी ही चलेगी? लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रही थी ना, जब इस तरह की आवाजें उठ रही थी कि अरे जीतेगी जीतेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी जीतेगी नहीं, मतलब अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा जब आवाज उठ रही थी, तो कांग्रेस के अंदर से जब बहुत सारे कांग्रेस के अंदर से जितने भी लीडर्स थे, कुछ कुछ स्टेटमेंट देने लगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब हम जीत जाए ना, जब हमारे पास मेजोरिटी होगी, तो हम लूज सेंटर को स्ट्रॉन्ग सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो लूज सेंटर ये कैबिनेट मिशन में बना था, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, कमजोर को ताकतवर बना देंगे। जब इस तरह के डिक्लेरेशन आने लगे, घोषणा आने लगी, तो मुस्लिम लीग को लगा कि अब वो ज्यादा वोट पा नहीं पाएगी। ठीक है, ज्यादा वोट पा नहीं पाएगी। तब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया गया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब ये था कि जब ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बवाल खड़ा कर दिया, इतने सारे मारपीट हुई, इतने सारे मारकाट हुई, इतने सारे लोग मरे, केवल सिंगल दिन में। अब क्या था कि तब से कॉमनवेल्थ राइट का जो बात आ रहा था, कॉमनवेल्थ राइट क्या था, कॉमनवेल्थ अवार्ड जो था 1932, उसके बाद जो चीज हो रहा था, कॉमनवेल्थ राइट जोर पकड़ लिया। और जो कॉमनल राइट्स थी वो रुक गई, इतने सारे मार्केट होने के बाद कॉमनल राइट्स रुक गई। अब पहली मीटिंग मैंने बताई कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, यानी पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया।
किया। एक होता है ना रणनीति, जब हारने लगो ना तो सब कुछ बहिष्कार कर दो, ये अच्छा नहीं है। जब कैसे कुछ अच्छा नहीं खाने को बनता है तो कैसे कर दो? अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा है खाने को। इन सेम वे बहिष्कार कर दिया। क्योंकि इस समय तो मुस्लिम लीग सीधे-सीधे डायरेक्ट एक्शन कर चुकी थी। अब हमको अलग-अलग पाकिस्तान चाहिए। लूज़ सेंटर वाले सिस्टम में हमको रहना ही नहीं है। देख रहे हो अपने ही रोल में अपने ही दूसरे लोगों को फँसा रही है। खुद बोल रही है सेंटर बनाओ, 2 भाग में बाँटो और अभी कह रही है कि हमको लूज़ सेंटर में रहना ही नहीं है। अब वो क्या था, वो आए नहीं क्या कहते हैं, असेंबली में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, मतलब कि वो आए ही नहीं। मतलब कि ये तो बहिष्कार कर चुके थे ना जो मीटिंग थी। तो उसमें कितने लोगों ने इनके अलावा मीटिंग को अटेंड किया, तो ये तो आए ही नहीं थे मुस्लिम वाले। अब 2 से 11 लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया और 2 से 11 लोगों ने अटेंड किया। सच्चिदानंद थे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर। अब पहले थी कि देखो, सच्चिदानंद यानी जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था ना, उन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अभी ये तो पहले से थे सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। आज के डेट में देख लो, मैं आज के डेट के भी एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ आप लोग के लिए समझने के लिए। जैसे कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ इन लोकसभा, जो लोकसभा में हमारे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर है लोकसभा में। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा की जगह क्या हुआ कि बाद में आगे चल के राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया, टर्निंग पॉइंट। उसके बाद भाई जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट तो बनते हैं ना, बनते हैं। अब समोसे के साथ चटनी नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगी? तो वही बात है कि प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो 2 लोग बनेंगे। 2 लोग बनेंगे, कौन-कौन बनेंगे? य याद रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट 2 ठो थे। जाके बोल मत देना कि 1 ठो वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। एचसी मुखर्जी थे और वीटी कृष्णामाचारी थे। ठीक है? एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी थे। और फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। और देखो, अब मैं आगे जो बता रहा हूँ 9 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को पेश किया। 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन को पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। और इस ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें वो ऑब्जेक्टिव थे, इसमें वो बातें लिखी गई थी जिसके हिसाब से हमारे नए देश को गवर्न किया जाएगा, नए देश को चलाया जाएगा। फंडामेंटल्स, फिलॉसफीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का एक सब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन होगा। और अब देखो मैं बात बता रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग वाली, कि इसी सब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया, जिसको बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। समझे? ऐसे पढ़ोगे तब जाके कुछ हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रही थी कि इंडिया में एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाएगा, सोवरेन बनाया जाएगा, रिपब्लिक बनाया जाएगा। अब तो इंडिपेंडेंट का मतलब सबको पता है कि स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र नेशन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मैं एक-एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। बहुत कम टीचर लोग तोड़ के बताते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा। सोवरेन मतलब फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया के, फ्यूचर गवर्नेंस के लिए अपना संविधान बनाएगी, यानी फ्यूचर के लिए अपना संविधान बनाएगी। अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद संविधान बनाना जरूरी था। और मैंने बताया ना, एक पॉइंट याद रखना, सब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश हुआ ना 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया था। कोई पूछे तो खतरनाक जवाब होना चाहिए, क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो। जवाब खतरनाक नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं देगा। और अभी जो टेरिटरीज थी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, अब तो ब्रिटिश इंडिया ही है ना, 1947 के पहले तो ब्रिटिश इंडिया ही बोलोगे। अभी जो टेरिटरीज है ब्रिटिश इंडिया में, तो फिर आगे जो टेरिटरीज इंडियन स्टेट्स का पार्ट बनाएगी, ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया किसी बाहर आउटसाइड कंट्री से लेता है, या स्टेट जो बाहर का है इंडिया से मिलना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन में मिल सकता है। मतलब सीधा देखो, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। इसके कहने का मतलब है कि देखो, अगर टेरिटरी हमारे देश का नहीं है, ब्रिटिश इंडिया का नहीं है,
अगर मिलना चाहता तो मिल सकता है। कोई राज्य यानी कोई स्टेट हमारे ब्रिटिश इंडिया में नहीं है, दूसरे जगह का है, तो वो आके मिल सकता है। हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट सोवरेन में मिल सकता है, और इंडिया बनेगा वो यूनियन होगा। यूनियन वर्ड का यूज किया होगा, सबको जोड़ के यूनियन बनाना चाहते हैं, हम यूनियन बनाएंगे। क्योंकि दिसंबर 1946 चल रहा था भाई, पार्टीशन अभी हुआ नहीं था। तो अभी कुछ पता नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी टेरिटरी होंगी, कितने राज्य होंगे, कितने टेरिटरी नहीं होंगे, कितने राज्य होंगे या नहीं होंगे। सब यूनियन बनाने के लिए हो रहा था। वही मैंने बताया ना कि फेडरल फेडरल यूज हो रहा था। पहले चैप्टर में फेडरल का मतलब क्या था, मिलाने की बात चल रही थी। अभी आके देख लो, पार्टीशन हुआ नहीं था तो मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब चलो, अब आगे का नेक्स्ट पॉइंट अगले सेशन में जान लेंगे, फिर से रिव्यू कराएंगे और फिर से सेशन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।